सो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं जहां यू के घर की तलाशी लेने के बाद उन्हें कई सारे कैमरे और वायर टैप्स मिलते हैं। तभी मैनेजर कार्मेन अपने पीछे खड़े बॉडीगार्ड से थोड़ी देर के लिए बाहर जाने को कहती हैं। यह सुनकर वह दोनों बॉडीगार्ड घर के बाहर आ जाते हैं। तभी मैनेजर कार्मेन यू से कहती हैं, चावो उरस नाम का एक बॉक्सर था। बॉब नॉरिस के अचानक रिटायरमेंट लेने की वजह से वह अपने वेट क्लास का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉक्सर बन गया और वह जल्द ही मिडल वेट डिवीज़न का वर्ल्ड चैंपियन बन गया। सबको लगा कि वह काफ़ी लंबे समय तक चैंपियन रहेगा क्योंकि वही एक ऐसा बॉक्सर था जो बॉब के अगेंस्ट फाइट कर सकता था। मैनेजर कार्मेन की बात को सुनकर यू कहता है, बॉब नॉरिस। तभी मैनेजर कार्मेन कहती हैं, हाँ तुमने सही कहा, लेकिन क्या तुम जानते हो कि वह कौन है? द बॉक्सिंग कमेंटर और थर्ड प्रोफेशनल बॉक्सर जिसे कोच ने ट्रेन किया था, जिसने अपने टैलेंट के साथ जीन पियरे को भी सरपास कर दिया था। वह एक भयानक बॉक्सर था जो अपने ओपोनेंट को रिंग के कॉर्नर में पुश करके उनके ऊपर काफ़ी ही ज़्यादा हैवी पंचेस को थ्रो करता था। वह कोच के सभी स्टूडेंट की तरह एक लेजेंडरी चैंपियन था। तभी मैनेजर कार्मेन मन में सोचते हुए कहती है, इस पर बिलीव करना हार्ड है, लेकिन उनके फाइनल स्टूडेंट भी ह्यूमन हैं। तभी वह यू से कहती हैं, वह काफ़ी ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉक्सर थे, लेकिन एक ऐसा बॉक्सर था जो बॉब नॉरिस द लेजेंडरी चैंपियन के अगेंस्ट फाइट कर सकता था, चावो उरस। लेकिन चैंपियन बनने के बाद कुछ अनएक्सपेक्टेड हुआ। चावो उरस मिडल रैंक फैब्रिजियो सेंटोरिनो से हार गया। ऐसा लगा जैसे फैब्रिजियो चावो के साथ खेल रहा था। मैच से पहले उसे कंट्रोल किया जा रहा था, जिसकी वजह से वह अपने फिजिकल हेल्थ और इनएबिलिटी को मैनेज नहीं कर पाया। पैनिक अटैक और अपने इमोशन पर कंट्रोल न कर पाने से वह डिप्रेशन में चला गया। क्या तुम जानते हो कि फैब्रिजियो एक ऐसा ओपोनेंट नहीं है जिसे तुम सिर्फ अपनी स्किल से हरा सकते हो? अगर तुमने हाल ही में कोई क्राइम किया है या तुम्हारा किसी के साथ खराब रिलेशन है तो तुम मुझे हॉनेस्टली बता सकते हो। और ध्यान रखना कि तुम अब से सिर्फ 2 ही लोगों पर भरोसा कर सकते हो, मुझ पर और कोच पर। अगले सीन में हम देखते हैं जहां यू ट्रेनिंग कर रहा होता है, जिसे देखते हुए मैनेजर कार्मेन कहती हैं, मैंने जब उन सभी कैमरे के रिकॉर्डिंग को चेक किया तो मुझे पता चला कि यू की डेली रूटीन काफ़ी सिंपल है, घर से जिम और जिम से घर। लेकिन मैं यकीन से नहीं कह सकती हूँ कि मुझे उसके लिए रिलीफ फील करना चाहिए कि वह सेफ है या मुझे उसके लिए सॉरी फील करना चाहिए, क्योंकि वह बहुत अकेला है और हाल ही में वह पहले से भी ज़्यादा खाली हो गया है। लेकिन ताकेदा से फाइट करने के बाद उसकी बॉक्सिंग और भी ज़्यादा शार्प हो गई है। और यू की वही बात को याद करती हैं जहां यू ने कहा था, मैंने उस मोमेंट एक लाइट को देखा था जिसे मैं खुद ही कंफर्म करना चाहता हूं। अगले सीन में हम देखते हैं जहां यू जिम से अपनी ट्रेनिंग करने के बाद घर की तरफ जा रहा होता है। तभी मैनेजर कार्मेन यू से कहती हैं, जैसा कि मैंने तुम्हें आज बताया कि अब से मैच तक मैं तुम्हारे साथ ही रहने वाली हूँ। अगले सीन में हम देखते हैं जहां दोनों लोग चलकर घर की तरफ जा रहे होते हैं। तभी यू मैनेजर कार्मेन से कहता है, उन सभी बॉडीगार्ड का क्या हुआ? यह सुनकर मैनेजर कार्मेन कहती हैं, मैंने उनको तुम्हारे घर के सामने खड़ा कर दिया है। सेंटोरिनो ब्रदर ऐसे लोग हैं जो ऑडियंस को एक अच्छा शो दिखाकर पैसे कमाते हैं, और जब तक तुम रिंग में एंटर नहीं कर लेते तब तक वे लोग तुम्हारे ऊपर कहीं से भी
अटैक कर सकते हैं। अगर ऐसा कुछ होता है तो तुम मेरे बारे में चिंता मत करना और अपने सेफ्टी पर ध्यान देना, क्योंकि मैं अपना ख्याल रख सकती हूँ। अगले सीन में हम यू के घर को देखते हैं, जहाँ मैनेजर कार्मेन खाना बनाते हुए कहती हैं, अब से मैं जो बनाऊंगी तुम सिर्फ वही खाओगे। और मैंने गार्ड से भी कह दिया है कि वे किसी को भी घर के अंदर एंटर ना करने दें, लेकिन हो सकता है कि उनमें से पहले ही कुछ गार्ड बिक चुके हों। और हमें तुम्हारा डेली रूटीन भी पता है, इसलिए तुम्हें बाहर का कुछ नहीं खाना है, क्योंकि वे रेस्टोरेंट के वर्कर को आसानी से खरीद सकते हैं। मैंने सिर्फ इंग्रेडिएंट्स और टूल का यूज किया है, जिसको पहले ही चेक कर लिया गया था कि यह पॉइजनस है कि नहीं, इसलिए तुम मेरे बनाए हुए खाने पर ट्रस्ट कर सकते हो। और यू के सामने सभी डिशेज को परोस देती है और चेयर पर बैठते हुए कहती हैं, यह मेरा पहली बार है जब मैंने प्रॉपर मील बनाया है, लेकिन यह मुझ जैसे प्रोफेशनल के लिए काफ़ी आसान काम था। और यू की तरफ देखती हैं और मन में सोचते हुए कहती हैं, यह मेरा पहली बार है जब मैंने यू के फेस पर ऐसे एक्सप्रेशन को देखा है, तो यह भी इस तरह के फेस को बना सकता है। तभी यू मैनेजर कार्मेन को खाने के लिए थैंक यू बोलता है, लेकिन खाने को खाते ही यू उल्टी करने लगता है। यह देखकर मैनेजर कार्मेन पूरा शॉक हो जाती है। तभी यू काफी ही ज्यादा हिम्मत जुटाता है। मैनेजर कार्मेन भी यू को काफी ही ज्यादा सीरियस होकर देख रही होती है। तभी यू खाने को एक बार और खाता है, लेकिन फिर वही होता है। यू की आवाज को सुनकर दोनों गार्ड अंदर आते हैं और कहते हैं, क्या हुआ? लेकिन मैनेजर कार्मेन पूरा टूटकर बिखरने लगती हैं, क्योंकि उन्होंने पहली बार खाने को बनाया था जो यू को पसंद नहीं आया, और कहती हैं, कुछ भी नहीं। अगले सीन में हम देखते हैं जहां खाने को खत्म करने के बाद यू मैनेजर कार्मेन को शुक्रिया करते हुए कहता है, थैंक यू। यह सुनकर मैनेजर कार्मेन कहती हैं, तो ठीक है, जब तक तुम नहा कर आते हो तब तक मैं इसे साफ कर दूंगी। अगले सीन में हम देखते हैं जहां यू नहा कर आता है। मैनेजर कार्मेन मुड़कर यू को देखती हैं, जहां यू काफी ही ज्यादा कूल लग रहा होता है और कहता है, अब तुम नहाने जा सकती हो। अगले सीन में हम देखते हैं जहां मैनेजर कार्मेन नहा रही होती हैं और मन में सोचते हुए कहती हैं, मुझे उसके बारे में ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। जब मैं उससे पहली बार मिली थी तो वह एक काफी पतला बच्चा था, लेकिन वह अब मिडल वेट तक चला गया है। वह थोड़ा और तभी वह अपने आप को संभालते हुए कहती हैं, नहीं, मुझे उसके बारे में ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। अगले सीन में हम देखते हैं जहां मैनेजर कार्मेन नहाकर आ गई होती हैं। तभी यू कहता है, मैं यहीं पर सोने वाला हूँ। यह सुनकर मैनेजर कार्मेन कहती हैं, लेकिन तुम्हारे पास तो बेडरूम है। तभी रिप्लाई में यू कहता है, मुझे बस यहाँ पर कंफर्टेबल फील होता है। यह सुनकर मैनेजर कार्मेन मन में सोचते हुए कहती हैं, वह बस एक ब्लैंकेट के साथ फ्लोर पर सोने वाला है। तभी यू कहता है, यह तुम्हारे लिए अनकंफर्टेबल होगा, इसलिए तुम जाकर बेडरूम में सो सकती हो। यह सुनकर मैनेजर कार्मेन अपने पास से एक गन को निकालते हुए कहती हैं, तुम्हारे साथ कुछ गलत ना हो, इसलिए मुझे तुम्हारे पास रहने की ज़रूरत है। अगले सीन में हम देखते हैं जहां वह दोनों एक दूसरे को गुड नाइट बोलकर सोने लगते हैं। तभी मैनेजर कार्मेन अपने मन में सोचते हुए कहती हैं, मुझे लगा यू एक कोल्ड और इमोशनलेस पर्सन है, लेकिन उसके पास भी ह्यूमन साइड है जो अपने एक्सप्रेशन को दिखा सकते हैं। वह डेफिनेटली थोड़ी देर के लिए था,
लेकिन ऐसा लगा जैसे वह रोने वाला है। एक ह्यूमन साइड, मैं बिलीव करना चाहती हूँ कि वह भी एग्जिस्ट करता है। तभी हम उनमें से एक गार्ड को देखते हैं जो यू के घर को गार्ड करने के बजाय कहीं जाने लगता है। तभी हम एक पर्सन को देखते हैं जो अपने लैपटॉप के अंदर एक चिप को इंसर्ट करता है और वही गार्ड उसी पर्सन से कहता है यह आज की रिकॉर्डिंग है। हम देखते हैं जहां वह रिकॉर्डिंग यू के घर की होती है। तभी वह पर्सन कहता है गुड वर्क। हम उस पर्सन को देखते हैं जो कोच के होते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं जहां यू रनिंग कर रहा होता है जिसकी स्पीड को वे गार्ड कैचअप नहीं कर पा रहे होते हैं और हांफते हुए कहते हैं हमें इतनी ही स्पीड में कब तक दौड़ना होगा। तभी हम यू के घर का सीन देखते हैं जहां वे दोनों गार्ड हांफते हुए आते हैं और कहते हैं जैसी मुझे उम्मीद थी, एक चैंपियन तो चैंपियन होता है। तभी हम यू को देखते हैं जो अपने सामने देखता है जहां मैनेजर कार्मेन होती है जिनकी हालत काफी ही ज्यादा अस्त व्यस्त होती है। तभी वह यू को नोटिस करती हैं और तुरंत ही दरवाजे को बंद कर देती हैं और फिर रेडी होकर दरवाजे को खोलकर कहती हैं गुड मॉर्निंग यू। यह सुनकर यू कुछ नहीं बोलता और फिर कहता है माफ करना लेकिन अभी कुछ अलग था। यह सुनकर मैनेजर कार्मेन बात को बदलते हुए कहती हैं मेरे टाइम पर ना उठ पाने की वजह से मैं माफी चाहती हूँ और अगली बार प्लीज अकेले बाहर मत जाना क्योंकि मुझे तुम्हारे साथ हमेशा रहने की जरूरत है। अगले सीन में हम लायन बॉक्सिंग जिम को देखते हैं जहां कोच के यू से कहते हैं ध्यान से देखना क्योंकि यह फैब्रिजियो का कल का मैच है। हम फैब्रिजियो को देखते हैं। तभी अनाउंसर कहता है हेलो एवरीवन, आज का मैच मिडल वेट डिवीजन के वर्ल्ड चैंपियन फैब्रिजियो सेंटोरिनो और जॉन रेनल्ड के बीच होने वाला है। तभी कोच के कहते हैं उसके फेस को देखो। हम जॉन को देखते हैं जो काफी ही ज्यादा गुस्सा होता है और कहता है उन लोगों की हिम्मत कैसे हुई। तभी उसके पीछे खड़ा पर्सन कहता है आपको शांत रहने की जरूरत है। यह सुनकर जॉन कहता है तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ। तभी हम फैब्रिजियो को देखते हैं जो जॉन को प्रवोक करने लगता है। यह देखकर जॉन काफी ही ज्यादा गुस्से से कहता है मैं उन लोगों को मार दूंगा। तभी बेल रिंग होती है और मैच स्टार्ट हो जाता है। मैच के स्टार्ट होते ही वह दोनों किसी जंगली भेड़िए की तरह एक दूसरे के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं और एक दूसरे को एक पावरफुल पंच मारते हैं और बिना रुके अपने पंचेस को एक दूसरे से क्लैश करने लगते हैं। तभी कोच के कहते हैं तुम सरप्राइज होगे कि उसकी बॉक्सिंग स्टाइल क्या है। अगर हम उसके बॉक्सिंग स्टाइल को पहली बार देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि वह बॉक्सिंग स्टाइल एक चैंपियन लेवल पर काफी ही ज्यादा रफ है। वह भी एक पागल पर्सन है क्योंकि वह पूरे मैच के दौरान अपने डिफेंस पर ध्यान नहीं देता। वह बस अपने ओपोनेंट को नॉकडाउन करने में लगा रहता है, चाहे तो इसके लिए उसे किसी भी हद तक जाना पड़े। और उस समय सभी ऑडियंस जंगली बन जाती हैं जो किसी जंगली पर्सन द्वारा मैनिपुलेट किए जाते हैं। तभी हम देखते हैं जहां सभी ऑडियंस चिल्लाते हुए कहते हैं सेंटोरिनो और तेज मार दो उसे। इन सभी की वजह से दूसरे बॉक्सर अपने गुस्से और पागलपन पर काबू नहीं रख पाते। एक ऐसी चीज जिसे उन्होंने कभी भी एक्सपीरियंस नहीं किया था। मैं उसे मार दूंगा। उसकी टेरिटरी में प्योर फाइट होती है। तभी कोच के कहते हैं उसके मूवमेंट जो किसी रेगुलर बॉक्सर के लिए इजी नहीं है। मुझे नहीं पता कि वह क्या यूज करता है। इतने इंटेंस फाइट को देखते हुए रिपोर्टर कहते
कहता है, जैसी उम्मीद थी कि सेंटोरिनो ब्रदर के मैच हमेशा इसी तरह के होते हैं। मार्को सेंटोरिनो और फैब्रिजियो सेंटोरिनो, उनके इंटरव्यू मुझे अब भी याद हैं। तभी हम कुछ पास्ट में इंटरव्यू का सीन देखते हैं जहां फैब्रिजियो से क्वेश्चन पूछा गया होता है कि आपके लिए बॉक्सिंग क्या है। इस क्वेश्चन को सुनकर फैब्रिजियो कहता है, क्या बॉक्सिंग, किसको इसकी परवाह है, मुझे बस उन कमजोरों को पीटने में मजा आता है और उनकी हालत को देखकर मैं बहुत खुश होता हूँ। मेरा मतलब, अगर मैं रिंग के अंदर किसी को चाहे जितना मारता हूँ तो यह लीगल होता है, तो आपको नहीं लगता मिस्टर रिपोर्टर कि यह मेरे लिए सबसे अच्छा करियर है। तभी यही क्वेश्चन मार्को से पूछा जाता है। मार्को कहता है, बॉक्सिंग, अगर मैं इसका आंसर हॉनेस्टली दूं तो यह बस आखिर में जाकर एक बिजनेस है और ऑडियंस को खुश करने के लिए हमें पेमेंट मिलती है। और रिपोर्टर, आपकी तरह बॉक्सिंग फैन हमें क्रिटिसाइज और अप्रोच करते हैं। तभी हम फाइट का सीन देखते हैं जहां फैब्रिजियो जॉन को एक हेडबट मारता है। सिंपली हेडबट का यूज करना बॉक्सिंग में अलाउड नहीं होता है। यह देखकर अनाउंसर कहता है, क्या आपने देखा, उसने अभी अभी हेडबट का यूज किया। लेकिन हम देखते हैं जहां इतना सब हो जाने के बाद भी रेफरी कुछ नहीं करता। तभी फैब्रिजियो जॉन को एक पंच मारते हुए कहता है, हम ऑडियंस को एक अच्छा शो दिखाएंगे क्योंकि उन्होंने हमें इसके लिए पे किया है। तभी जॉन अपने पीछे रेफरी को देखते हुए कहता है, वो क्यों कुछ कर नहीं रहा है, लगता है मुझे भी इसका यूज करना होगा। तभी जॉन फैब्रिजियो को एक हेडबट मारता है। यह देखकर रेफरी मैच को तुरंत ही स्टॉप कर देता है। यह देखकर अनाउंसर कहता है, यहाँ क्या हो रहा है, क्योंकि हेडबट के लिए जॉन रेनल्ड को वार्निंग दी जा रही है। रेफरी ने फैब्रिजियो के सभी हेडबट को इग्नोर कर दिया, लेकिन वह जॉन को इसके लिए वार्निंग दे रहा है। तभी कोच के कहते हैं, ऐसा लगता है जैसे उन्होंने इसके लिए कुछ पैसों का यूज किया है। तुम जानते हो यह सब खत्म कैसे होता है, यह सब सिर्फ पैसों के लिए है। तभी हम मार्को को देखते हैं जो रिपोर्टर से कहता है, हमें हमारे मैच के लिए पे किया जाता है। वे सभी ऑडियंस सिर्फ यहाँ वायलेंस देखने आते हैं और इससे एसोसिएशन को अंधाधुंध पैसा मिलता है। यह सब चीजें इसी तरह काम करती हैं और हम जो कुछ भी करते हैं वह सब चीजें ठीक है। हेड बटिंग के बाद मैच पूरे तरीके से चेंज हो गया। तभी हम जॉन के कुछ पास्ट का सीन देखते हैं जहां जॉन की बेटी जॉन से कहती है, डैड, मैंने एक बॉयफ्रेंड बना लिया है। यह सुनकर जॉन कहता है, यह तो गुड न्यूज है, तो उसका नाम क्या है। तभी जॉन की बेटी हिचकिचाते हुए कहती है, मैं बस आपको सच बताना चाहती हूँ, उसका नाम मार्को सेंटोरिनो है। यह सुनकर जॉन चिल्लाते हुए कहता है, नेटली, क्या तुम जानती नहीं वह किस तरह का पर्सन है। यह सुनकर नेटली कहती है, डैड, वह सब बस एक रूमर है, लोग उसके बारे में जैसा कहते हैं वो वैसा नहीं है, असल में वह एक अच्छा पर्सन है। और वहाँ से गुस्सा होकर जाते हुए कहती है, डैड, आप कुछ भी नहीं जानते। जॉन को इस तरह मार खाते हुए देखकर अनाउंसर कहता है, ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा लग रहा है जैसे फैब्रिजियो अपने पंचेस को एक रैबिट की तरह थ्रो कर रहा है। असल में बॉक्सिंग रिंग के अंदर कोई कानून नहीं होता है। तभी हम नेटली को देखते हैं जो काफी ही ज्यादा रो रही होती है और कहती है, सॉरी डैड, मुझे आपकी बात सुननी चाहिए थी, आप सही थे। इन सभी बातों को याद करते हुए जॉन काफी ही ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है। तभी फैब्रिजियो जॉन को और भी ज्यादा प्रवोक करते हुए कहता है, तुमने अपनी बेटी को बड़ा करके काफी अच्छा काम किया है। अगर तुम उसकी शादी मुझसे करवा देते हो तो मैं इस मैच से गिव अप कर दूंगा और तुम जीत जाओगे। फैब्रिजियो की ऐसी बातों को सुनकर जॉन अपने डिफेंस को लूज करके फैब्रिजियो के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन फैब्रिजियो इसी मौके का इंतजार कर रहा था और
वह जॉन के फेस पर एक पावरफुल पंच मारता है। इस पूरे मैच के दौरान उसने काफी ही ज्यादा ट्रिक का यूज किया और अंत में जॉन रेनल्ड काफी बुरी तरह हार गया। कोई मैच को जीत जाने की वजह से खुश होता है और किसी के मैच हार जाने की वजह से कोई रो रहा होता है, और इसी तरह वह एक ब्रूटल फाइट के लिए अपने नेक्स्ट ओपोनेंट को वार्निंग देता है। अगले सीन में हम देखते हैं जहां यू रनिंग कर रहा होता है, जिसकी स्पीड को कैचअप करने के लिए मैनेजर कार्मेन यू का पीछा एक स्कूटर की हेल्प से कर रही होती हैं। तभी मैनेजर कार्मेन कुछ नोटिस करती हैं जहां उनके ऊपर कई सारे लोग नजर रख रहे होते हैं। तभी मैनेजर कार्मेन अपने सामने देखती हैं जहां एक ड्रंक पर्सन होता है जो कि काफी ही ज्यादा नर्वस होता है। हम कुछ पास्ट का सीन देखते हैं जहां उस पर्सन के सामने काफी सारा पैसा और एक बोतल रखी होती है। तभी वही पर्सन अपने सामने बैठे पर्सन से कहता है, तो ठीक है, इसका मतलब मुझे बस जो इस बोतल में है उसे उसके ऊपर फेंकना है। जैसी उम्मीद थी, हम उस पर्सन के सामने बैठे पर्सन को देखते हैं जो मार्को होता है और कहता है, मैं चाहता हूँ कि तुम उसका वेट करो और एक्सीडेंटली उससे टकराकर उसके ऊपर इसे फेंक दो। लेकिन सबसे पहले हम देखते हैं जहां उस पर्सन को कुछ गार्ड पकड़ने लगते हैं, जिसकी वजह से वह पर्सन घबरा जाता है। मार्को आगे कहता है, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि यह बस एक वैक्सीन है, और उस पर्सन के अंदर जबरन किसी सीरम को इंजेक्ट कर देते हैं। मार्को आगे कहता है, इस वैक्सीन को लेने के बाद तुम हमारे प्लान को 100% पूरा करोगे। तभी वही पर्सन यू को देखते हुए कहता है, इस बोतल के अंदर आखिर है क्या? चलो छोड़ो, बस मुझे इस बोतल को उसके ऊपर फेंकना है। और तभी वह पर्सन गिरने की एक्टिंग करते हुए यू के ऊपर उस बोतल को थ्रो कर देता है। तभी हम मैनेजर कार्मेन को देखते हैं जो कोच के और यू को बताते हुए कहती हैं, आज मैं सेंटोरिनो ब्रदर के कंडक्ट कोड को समझाऊंगी। सीन प्रेजेंट में आता है जहां यू काफी तेजी से उस प्लेस से हट जाता है। मैनेजर कार्मेन कहती हैं, पहला, अगर तुम्हारे पास कोई आने की कोशिश करता है तो तुम उसे अपने पास मत आने देना। अगर तुम्हें कोई मेरे या कोच की वजह से अप्रोच करता है तो तुम्हें बस उन्हें अवॉइड करना है। वे सभी लोग जो पैसों के लिए कुछ भी करेंगे क्योंकि वे सभी मार्को के आदमी होते हैं। दूसरा, किसी भी रिपोर्टर को आंसर देने की जरूरत नहीं है। हम देखते हैं जहां यू के घर के सामने कई सारे रिपोर्टर होते हैं जो मार्को के बताए हुए क्वेश्चन को पूछ रहे होते हैं। आपके ऊपर जो एलिगेशन लगाए गए हैं, आप उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? और हमने यह भी सुना है कि यू ने अपने एक यंग फैन को मारने की धमकी दी है। मिस्टर यू, प्लीज हमें जवाब दीजिए। लेकिन यू उन्हें इग्नोर करके घर के अंदर चला जाता है। अगर उनका पहला मेथड काम नहीं किया तो वे मीडिया के हेल्प से हमें मैनिपुलेट करने की कोशिश करेंगे और वे बहुत से रूमर और झूठी अफवाह फैला देंगे। तभी हम मार्को को एक लेडी के साथ देखते हैं। मैनेजर कार्मेन कहती हैं, लेकिन वही ऐसे नहीं हैं जो सिर्फ गेम खेल सकते हैं। हम उनमें से एक गार्ड को देखते हैं। तभी मैनेजर कार्मेन उसी वीडियो को सभी मीडिया वालों को दिखा देती हैं और यही सभी रिपोर्टर अपने सभी क्वेश्चन मार्को से पूछने लगते हैं। मिस्टर मार्को, आपका गवर्नर के वाइफ के साथ क्या रिलेशनशिप है? क्या आप एडमिट करते हैं कि जो पर्सन उस वीडियो के अंदर है आप वही पर्सन हैं? इन सभी क्वेश्चन की वजह से मार्को मुस्कुराने लगता है, जैसे उसे इन सभी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। और हाँ, मुझे मालूम है कि वे अमीर हैं, लेकिन जिम के कंपेयर में वे कुछ नहीं हैं। और तीसरा, मैंने पहले भी तुम्हें यह चीज बताई है कि मैं तुम्हें जो खाना प्रोवाइड करूंगी तुम्हें बस उसी खाने को खाना है। और चौथा, अगर तुम्हारे पास कोई
कोई गिफ्ट या पैकेज आता है तो तुम्हें बस सिंपली उसे जला देना है, और अगर तुम्हें किसी आइटम की जरूरत है तो तुम मुझे पहले ही बता सकते हो। और पांचवा, तुम्हें कहीं पर भी अकेले नहीं जाना है, क्योंकि तुम्हारी सेफ्टी के लिए मुझे तुम्हारे साथ रहने की जरूरत है। छठवां, तुम्हें किसी भी सेलफोन या कंप्यूटर का यूज नहीं करना है, क्योंकि वे उसे आसानी से हैक कर सकते हैं। यह सुनकर यू कहता है, वैसे भी मैं उन सब का यूज नहीं करता। तभी मैनेजर कार्मिन कहती हैं, और लास्ट रूल तुम्हारे कैट के लिए है। अगर वे मर्डर कमिट करने की कोशिश करते हैं लेकिन उनका टारगेट ह्यूमन ना हो तो यहाँ पर कुछ अलग हो सकता है। मैं तुम्हारे कैट को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करूंगी, लेकिन तुम्हें भी अपने गार्ड को डाउन करना पड़ता है। तभी हम कोच के को देखते हैं जो कुछ सोच रहे होते हैं, और फिर काफी सीरियस होकर यू के कैट को देखते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं जहां मैनेजर कार्मिन और यू जिम से घर की तरफ जा रहे होते हैं। मैनेजर कार्मिन मन में सोचते हुए कहती हैं, जब मैं यू से पहली बार मिली थी तो वह बस एक हाई स्कूल स्टूडेंट था, लेकिन वह अब एक वर्ल्ड चैंपियन है जो चारों वेट क्लासेस को कॉन्कर कर सकता है। अगर हम उसे रिंग में एंटर करने तक प्रोटेक्ट कर सकते हैं तो मुझे लगता है कि वह इजीली मिडल वेट टाइटल को जीत जाएगा। मैं काफी ही ज्यादा वंडर हूँ कि उसे कितनी दूर तक जाना होगा। क्या कोच सच में उसे आयरन टाइड के अगेंस्ट हेड टू हेड फाइट करवाना चाहते हैं? अगर वह बस आयरन टाइड को हराने की प्लानिंग कर रहे हैं और यू को देखते हुए कहती हैं, तो उसके साथ क्या होगा? दूसरे बॉक्सर की तरह वह भी डिसअपियर हो जाएगा। तभी मैनेजर कार्मिन से कोई कहता है, हे लेडी, मैं काफी ही ज्यादा शौक हूँ कि तुम इतनी रात को यहाँ स्ट्रीट पर घूम रही हो। तुम्हें भी पता होगा कि यह जगह कितनी डेंजरस है। तभी हम उन लोगों को देखते हैं जो कुछ गुंडे होते हैं और कहते हैं, आज से हम इस एरिया को कंट्रोल कर रहे हैं, इसलिए अगर तुम्हें यहाँ से जाना है तो तुम्हें हमें टोल पे करना होगा। अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं तो तुम अपनी बॉडी के साथ पे कर सकती हो। गुंडों को देखते हुए मैनेजर कार्मिन मन में सोचते हुए कहती हैं, क्या इन्हें यह सब करने के लिए मार्को सेंटोरिनो ने कहा है? लेकिन देखने से नहीं लगता। मुझे लगता है यह सब इस एरिया में नए हैं। मैंने गलत कैलकुलेशन किया था क्योंकि मुझे सभी मोल्स पता नहीं थे। लेकिन यू की सेफ्टी सबसे इम्पोर्टेंट है। और यू से कहती हैं, मैंने जो तुमसे आखिरी बार कहा था, क्या तुम्हें याद है? मैं खुद को प्रोटेक्ट कर सकती हूँ, इसलिए तुम। लेकिन उसके कुछ आगे बोलने से पहले यू उस पर्सन के हाथ पर अटैक करके उसके हाथ से गन ले लेता है और बिना किसी हेजिटेशन के उनके पैरों पर बुलेट को फायर कर देता है, जिसकी वजह से वह दर्द में जमीन पर गिर जाते हैं। यू उन लोगों को देखता है और फिर उन्हें पूरी तरीके से खत्म करने के लिए फायर करने ही वाला होता है। तब तक मैनेजर कार्मिन उसके हाथ को पकड़ लेती हैं और मन में सोचते हुए कहती हैं, क्या वह अभी उन लोगों को मारने वाला था? और यू के फाइट को याद करती हैं, उस टाइम और उस समय यू। लेकिन मैं इस पर यकीन करना चाहती हूँ कि वह सच में एग्जिस्ट करता है। तभी वह यू से कहती हैं, मुझे पता है कि यह सब पूछने के लिए यह अच्छा समय नहीं है, लेकिन क्या तुम मेरे साथ कल डेट पर जाना चाहोगे? यहीं पर हमारा एपिसोड खत्म होता है। तो मुझे मालूम है आप लोग नेक्स्ट एपिसोड के लिए काफ़ी ही ज़्यादा एक्साइटेड होंगे। तो नेक्स्ट एपिसोड के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें।